हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की इस तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा। कल कुछ इशू हो गई थी, क्लास में कुछ बफरिंग हो रही थी, बट उसको लेके कोई परेशानी अपने एंड से नहीं थी। वो यूट्यूब के सर्वर से कुछ इशू आ रहे थे और बाद में वो चीजें रिजॉल्व भी हो गई थी। तो आप एकदम से इतना पैनिक ना हो जाया करें, है ना। थोड़ा सा चीजें, टेक्निकल चीजें, कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, बट वो बहुत ही जल्द उस पर टेक्निकल टीम भी काम करना शुरू कर देती है और उसका रिजोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखेंगे, उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा, आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वहां पे नहीं पूछी जा रही है ना, या मैं कहूँ बहुत ज्यादा हाई फाई तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते। वहां पे बहुत बेसिक बेसिक से सवाल आपसे पूछने जाते हैं। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज, आपकी फाउंडेशन नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उस फाउंडेशन नॉलेज का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो चीजें, वो फाउंडेशन की नॉलेज और वो फाउंडेशन का एप्लीकेशन, वो नॉलेज, साथ ही साथ वो एप्लीकेशन जो आपके सीएसई सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, वो सब आपको कहाँ मिल जाएगा। वो सारा आपको इस फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS हिंदी अपना फाउंडेशन कोर्स बैच 5th लॉन्च कर रहा है, जिसकी एडमिशन की क्लोजिंग डेट क्या है, 20 मई इसकी क्लोजिंग डेट है। शाम को 6 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस बैच की जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, वो है 30,500 रुपए। तो क्या आपको भी 30,500 रुपए देनी है? तो नहीं, आपको 30,500 रुपए नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि आप यूज करेंगे कौन सा कोड, कोड यूज करना है आपको MB लाइव। और जैसे आप कोड यूज करते हैं MB लाइव, तो प्राइस करके कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के सारे सब्जेक्ट जो सामान्य अध्ययन की में इंक्लूडेड हैं वो सब करवाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट अफेयर प्लस CSET की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो सामान्य अध्ययन की क्लासेस है, ये कैसी क्लास होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को मेरा फाउंडेशन से पहले मेरे को मेरी NCERT की नॉलेज पे काम करना है, मेरे को मेरी NCERT मजबूत करनी है, तो उसके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी का बैच नंबर 1 लॉन्च हो चुका है NCERT का। और NCERT कितने दिनों में, मात्र 100 दिनों में। ये भी कैसा बैच होगा, ये भी लाइव बैच है, जिसमें आप अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकते हैं। और इस बैच में भी वही टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जो फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे हैं और जो यूट्यूब पे आपके साथ डेली रूबरू होते हैं। इस बैच की भी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ज्यादा थी, 4,000 रुपए थी, लेकिन अगर आप यूज करते हैं कोड MB लाइव, तो ये भी करके कितनी हो जाएगी, मात्र 1499, 1,499 रुपए। और 100 दिनों तक ही आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कक्षा 6 से लेके 12 तक की वो NCERTs जो UPSC CSE की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। और आगे चलते हुए हमने हमने शुरू कर दिया था, आपको याद होना चाहिए, हम शुरू कर चुके थे क्लाइमेटोलॉजी, हमने बात करना शुरू कर दिया था जलवायु विज्ञान के बारे में। अच्छा, हमने सबसे पहले बात करी थी कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबी अवधि, करीब 30 से 35 वर्षों का अगर आप औसत लेके चल रहे हो, वहां पे औसत किसका लेके चलोगे आप, वहां पे तापमान का, वहां पे दाब का, वहां पे मौसमी घटनाओं का अगर आपके पास औसत है, तो इस चीज को आप क्या कहोगे, क्लाइमेट कहोगे। इस चीज को आप क्या कहोगे, जलवायु कहोगे। मौसम क्या होता है, मौसम जो डेली बदल जाता है। मौसम में भी हम लोग अध्ययन तो इन्हीं सब चीजों का करते हैं, ताप का, दाब का, और बहुत जितनी भी घटनाएं हो रही है उन सबका, लेकिन वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटी अवधि के लिए हम वो अध्ययन करते हैं। लेकिन जलवायु में वही अध्ययन क्या होता है, बहुत बड़ी अवधि के लिए हो जाता है। तो ये बातें हमने करी थी। साथ ही साथ हमने एक और चीज जानी थी कि वायुमंडल वायुमंडल परिवर्तनशील है, तथा जैसे ही वायुमंडल का नाम आता है आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। कौन कौन से तीन चीजें होती हैं, वो होती हैं गैसेस, वो होते हैं वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, और वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स।
गैसेस में हमने बहुत सारी गैसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने बात करी थी नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के बाद हमने बात करी थी ऑक्सीजन के बारे में, और हमने एक और गैस के बारे में बात करी थी ओजोन के बारे में। हमने बात करा था कि जो जल वाष्प होता है वो क्यों, किस दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस दृष्टि से वायुमंडल के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हमने बात करी थी जो धूल के कण हैं, इनका क्या कार्य होता है वायुमंडल में। अगर धूल के कण नहीं होंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो हमने जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी थी तो हमने देखा था ये कैसी गैस है, ये है ग्रीन हाउस गैस। कैसी गैस है ये, ग्रीन हाउस गैस आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये पृथ्वी का तापमान क्या करती है, बढ़ाती है। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, 78% है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली उपभोग किसका नहीं कर सकते, नाइट्रोजन का नहीं कर सकते। इसके लिए राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। जब उस परिवर्तित करने के बाद हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऑक्सीजन की बात करी थी। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, हमको कहां से मिलती है, वृक्षों से मिलती है, या रिडक्शन या अपचयन की प्रक्रिया से भी हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद हमने ओजोन की बात करी थी कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन टूटता है और ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन क्या कार्य करता है, ओजोन फिल्टर का कार्य करता है। फिल्टर किसका फिल्टर करेगा, जो सूर्य से आने वाली किरणें उसमें जो पैरामैग्नेटिक जो किरणें हैं उनको रोक देगा, बाकी सारी किरणों को वो आगे आने देगा। और ओजोन आपको कहाँ देखने को मिलती है, ओजोन आपको समताप मंडल में देखने को मिलती है। समताप मंडल में जो ओजोन मिलती है वो अब क्या करती है, पैरामैग्नेटिक किरणों को आने से रोक देती है। तो जो समताप मंडल में मिलेगी वो अच्छी ओजोन होगी, गुड ओजोन होगी। वाटर वेपर, जल वाष्प, वायुमंडल में प्रेसिपिटेशन या वर्षण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब किसके कारण होती है, जल वाष्प के कारण होती हैं। तो जल वाष्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स की भी अगर अपन बात करें तो डस्ट पार्टिकल संघनन की प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में, संघनन की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर धूल के कण नहीं होंगे, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो क्या नहीं बन पाएंगे, बादल, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां तक हमने बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया था। हमने ये देखा था कि तापीय विशेषता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके आधार पर हमने वायुमंडल को कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से होंगे वो 5 मंडल, जो मान लेते हैं ये आपकी सतह है, पृथ्वी की सतह है आपको देखने को मिल रही है। सतह के ऊपर सबसे पहले आपको मंडल जो देखने को मिलता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा वो है समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा मध्य मंडल। समताप मंडल के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद चौथा मंडल है जिसमें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ताप मंडल। ताप मंडल, और इस ताप मंडल के ऊपर जो आपको देखने को मिलता है वो है वाय मंडल। इनके अंग्रेजी के नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले ये सरफेस है, क्षोभ मंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल मीजोस्फियर। ताप मंडल इसको बोला जाता है थर्मोस्फियर। बाह्य मंडल, एग्जिट मतलब होता है बाह्य, तो एग्जिट से ही शब्द बना है एक्सो, एक्सोस्फियर।
ये क्या है, ये वायुमंडल को हमने वर्गीकरण किया है। किसका किया है हमने? वायुमंडल का वर्गीकरण किया। और किस आधार पे किया, ये आधार आपको पता होना चाहिए। तापीय विशेषता के आधार पे हमने वायुमंडल को वर्गीकरण किया। और कितने पार्ट हमने देखे? इसके 5 पार्ट हमने देखे हैं। कौन कौन से हैं वो आपको ये लाइन से पता होने चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको सतह के पास क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बाद में वायुमंडल आपको देखने को मिलता है। अच्छा, कल हमने एक महत्वपूर्ण बात ये भी करी थी, जिसमें हमने लास्ट में जिस चीज पे हम लोग छोड़ दिए थे क्लास को, वो है ये 0 से 12 से 18 मंडल। इसका मतलब क्या है? अगर आप क्षोभ मंडल को देखोगे, कौन से मंडल को? क्षोभ मंडल। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल को अगर अपन बात करें तो क्षोभ मंडल, इसकी जो आप ऊंचाई देखोगे सतह से, वो आपको देखने को मिलती है 0 टू 12 से लेके 18 किलोमीटर तक। ठीक है, ट्रोपोस्फियर इसकी जो विड्थ है, जो इसकी मोटाई है, वो आपको देखने को मिलती है 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर तक। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ये ना केवल 12 है ना केवल 18? इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0 से लेके, या तो लिख देते 12 किलोमीटर, या लिख देते 0 से लेके 18 किलोमीटर, या इन दोनों का एवरेज लेके लिख देते 0 से 15 किलोमीटर। क्यों हमको लिखना पड़ा 12 से 18 किलोमीटर तक? ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न होती है? या तो ये गलत है, अगर गलत है तो इसको नहीं लिखा जाना चाहिए था। तो लिखा जा रहा है, इसका मतलब गलत तो नहीं है अगर एनसीईआरटी किताबों में और सारी किताबों में लिखा गया है तो फिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये भी हमने कल अच्छे से समझा था। क्या कारण है इसके पीछे? ये मान लेते हैं पृथ्वी है। क्या है ये आपकी? पृथ्वी, जिसकी आकृति कैसी है? जियोइड जैसी आकृति है। जियोइड जैसी आकृति होने के साथ साथ इसमें क्या होगा? इसके अगर आप क्षोभ मंडल को देखोगे, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा तरफ से ज्यादा दूर चला गया। कुछ इस तरह की ये आपको आकृति देखने को मिलेगी आपके क्षोभ मंडल की। ये आकृति अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये है आपके ध्रुव, ये है आपके पोल, और ये है आपका इक्वेटर। अगर आप इक्वेटर पे देखोगे तो जो क्षोभ मंडल है, इसकी जो मोटाई आपको देखने को मिल रही है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर ध्रुवों की ओर देखोगे तो जो मोटाई है वो आपको कम देखने को मिल रही है। अगर बात की जा रही थी कि 0 से लेके 0 टू 12 या 18 किलोमीटर तक, तो आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे हो सकता है ये हो 18 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मोटाई है, इसकी ज्यादा चौड़ाई है, और यहाँ पे हो 12 किलोमीटर। और शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू तो 0 से हो रहा है, एकदम सतह से शुरू हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हमें पता है, इसके पीछे एक बल जिम्मेदार है। और वो कौन सा बल इसके पीछे जिम्मेदार होता है? वो बल, उसका नाम है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, या मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण बल। अभी गुरुत्वाकर्षण बल क्षोभ मंडल की मोटाई, या मैं ना कि केवल क्षोभ मंडल को लेके चलूं, मैं कहूं वायुमंडल की मोटाई पे भी इफेक्ट डालता है। वो क्यों डालता है? तो आपको याद होना चाहिए जो हमने बात कल की थी। कल कौन सी बात हमने की थी? कल हमने बात की थी कि अगर ये ध्रुवों वाली लाइन है और ये भूमध्य रेखा है आपकी, अगर यहाँ पे हम देखें, और हमने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसको हमने नाम दिया था जीई, और ध्रुवों पे नाम दिया था उसको जीपी। तो कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो ध्रुव पे है वो ज्यादा होगा, या गुरुत्वाकर्षण बल जो भूमध्य रेखा पे है वो ज्यादा होगा? तो कल हमने बहुत सारी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी थी, और आपको फॉर्मूला भी शायद अब याद हो गया होगा कि जी बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये m1 m2 आर स्क्वायर क्या होता है? अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि दो वस्तु हैं, इसका
m1 मास है, इसका m2 मास है, इन दोनों के मध्य अगर आप दूरी देख रहे हो तो वो क्या है, वो है r। तो इससे हमने गुरुत्वाकर्षण बल निकाला था। जब हमने ये देखा कि r अगर ज्यादा है, r अगर क्या है, ज्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। सही बात है। और अगर इसका उल्टा केस है, अगर r कम है, अगर r कम है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। चूंकि पृथ्वी की आकृति जियोइड जैसी है, तो हमें पता है कि रेडियस, कौन सी रेडियस, जो ध्रुवों की रेडियस है वो छोटी होगी या बड़ी होगी, वो छोटी होगी। किसके मुकाबले, रेडियस होगी या त्रिज्या होगी कहाँ पे, जो भूमध्य रेखा पे होगी उसके मुकाबले। अगर ऐसा है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, जो ध्रुवों पे होगा, वो ज्यादा होगा या कम। तो हमने देखा कि रेडियस वहां पे कम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे ज्यादा होगा। किसके मुकाबले, जो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पे या इक्वेटर पे है। इसी की वजह से आप देख रहे हो जो इसका मोटाई है वो यहाँ पे कितनी देखने को मिल रही है, 18 किलोमीटर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कितनी देखने को मिल रही है, 12 किलोमीटर देखने को मिल रही है। तो ये चीज मैंने आपसे कहा था कि मैं इस सस्पेंस में आपको छोड़ के जाऊंगा, तो सस्पेंस अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्षोभ मंडल, पृथ्वी के वायुमंडल पे सबसे इंपॉर्टेंट जो परत होती है ना, वो है क्षोभ मंडल। जित हमने कल बात करी थी कि जो 50% तक जो भी वायुमंडल है वो किस डिस्टेंस पे खत्म हो जाता है, कितनी दूरी पे खत्म हो जाता है, और 97% जो वायुमंडल है वो कितनी दूरी पे खत्म हो जाता है। अगर आपको याद है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो बताएं। तो जो क्षोभ मंडल है, इसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है, ये सबसे निचले स्तर का क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ट्रोपोज। ट्रोपोज जो शब्द है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर एक शब्द है जिससे बना हुआ है ट्रोपोस से। और ये जो ट्रोपोस शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक साम्राज्य के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। अगर आपके पास भूगोल वैकल्पिक विषय है तो उसमें आप देखोगे कि हम ग्रीक जोग्राफर्स को भी बहुत पढ़ते हैं उसमें ना, ग्रीक में कौन कौन से जोग्राफर्स हुए, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया ज्योग्राफी में, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं एक बार, फिर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो ट्रोपोस जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ अगर आप देखोगे तो इसका अर्थ होता है विक्षोभ। इसको विक्षोभ होता है, किसका मतलब, जिसका ट्रोपोस का मतलब, या इसको कहा जाता है मिश्रण। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिश्रण। अगर आप देखोगे पृथ्वी के सतह के नजदीक सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको विक्षोभ देखने को मिलेंगे। पृथ्वी की सतह के नजदीक आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, मिश्रण देखने को मिलेगा। इसलिए इस मंडल का नाम ही हमने क्या रख दिया, ऐसा मंडल जहाँ पे आपको विक्षोभ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको टर्बुलेंस देखने को मिलता है। वो कौन सा है, वो है ट्रोपोस्फियर। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, आपने कभी अगर हवाई जहाज की यात्रा की है, तो हवाई जहाज की यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि आपका हवाई जहाज हिलने डुलने लग जाता है। उसको क्या कहा जाता है, टर्बुलेंस हो रहा है वहां पे, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। तो हवाओं में जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, पवनों के बीच जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा, तो सिर्फ कौन से मंडल में होता है, वो होता है सिर्फ ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे कि क्यों सिर्फ यहीं पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, बाकी जगह टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होता है। इसका हल्का सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। ट्रोपोस्फियर की अगर आप हाइट देखोगे ना, तो हाइट कितनी थी, 0 से लेके 12 18 किलोमीटर। और कल अगर आपको याद है तो हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि वायुमंडल में 50% तक जो भी गैसें होती हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ये चीज पता है और वो चीज पता है कि गैसें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको इसका आंसर पता लग गया कि यहाँ पे क्यों विक्षोभ मिलेंगे, क्यों यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलेगा। हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। ये जो शब्द है ना, ये भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है।
और इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब जलवायु, है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये सब चीजें देखो, आप, हो सकता है ये सब आपको लगे कि यार ये बताने की क्या जरूरत है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है या अरबी भाषा का शब्द है, ये तो हम लोग खुद भी पढ़े जा सकते हैं। बिल्कुल आप सब चीजें खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी मुख्य परीक्षा में जब आपको उत्तर लिखना होता है ना, तो मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में ये सब चीजें बहुत काम में आती है। जब आप उत्तर लिखोगे तो आपको 3 चीजें लिखनी होती है ना। सबसे पहले आप उसका उत्तर का इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद शुरू होती है बॉडी, और बॉडी के बाद लास्ट में आएगा कंक्लूजन। अगर आपने कभी आंसर राइटिंग की है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पेपर भी दे रखा होगा या फिर पहले कभी तैयारी की है, तो आंसर राइटिंग उन्होंने की होगी। सबसे इजी काम जो होता है ना किसी भी आंसर का, वो होता है बॉडी। बहुत आसानी से आप बॉडी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? मान लो कि आपने फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले रखा है, फाउंडेशन बैच में आपने इस तरीके से एडमिशन लिया कि आपने 2 साल अपनी तैयारी करी है, 1 साल अपनी तैयारी करी, तो 1 साल में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी ना कि आप बहुत आसानी से ये बॉडी, ये नॉलेज का खेल है ना, बॉडी वाला खेल जो होता है नॉलेज का खेल होता है। इसमें नॉलेज आपकी दिखती है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी डेप्थ, कितनी गहराई तक आपके पास ज्ञान है, तो वो आप इस बॉडी में दिखा दोगे। लेकिन जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना, वो होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का, कि उत्तर को शुरू कैसे करें लिखना और उत्तर को खत्म कैसे करें लिखना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि उत्तर में इतने सारे आयाम फैलाते हुए चल देते हैं कि लास्ट में उनको समेटना भारी पड़ जाता है। तो हम लोग फैलाना तो शुरू कर देते हैं लेकिन समेटना क्या हो गया, भारी पड़ गया, तो आप कंक्लूजन अच्छे से नहीं कर पाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये जो ऐसी बात होती है ना कि ग्रीक भाषा का शब्द है या फिर ये इस भाषा का शब्द है, ये बहुत अच्छा आपको क्या बना सकता है, इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। मान लो आपको कोई आंसर लिखना है ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड या क्षोभ मंडल से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कि भाई क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है विक्षोभ या मिश्रण होता है। अब उसमें बाद में फिर आप एक्सप्लेन करते हुए चलो, जब आपने ये लिख दिया ना ग्रीक भाषा का शब्द है, उसके बाद आप जब एक्सप्लेनेशन करोगे तो वो चीज आ जाएगी बॉडी में, और बाकी सब चीजें जो आप लिख रहे हो पहले वो है इंट्रोडक्शन। तो इसलिए ये सब चीजें वहां पे आपके बहुत काम में आती हैं। क्षोभ मंडल विक्षोभ एवं भंवर के प्रभुत्व के द्वारा पहचाना जाता है, इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं ना। कौन सा मंडल का भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है विक्षोभ मंडल। क्योंकि आप देखोगे जितनी भी गैसें हैं उनका 50% से भी ज्यादा हिस्सा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा। तो उनके बीच में जो भी गतिविधियां होंगी वो सब कहाँ पे होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। और जब गतिविधियां होंगी तब क्या होगा, मिश्रण होगा, मिश्रण से क्या आएंगे, टर्बुलेंस आएंगे, विक्षोभ आते हैं। तो इसलिए इस क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है विक्षोभ मंडल कहा जाता है। अच्छा, इसमें इसको कभी कभी संवहनीय मंडल भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसमें संवहन धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। संवहन धारा क्या होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। संवहन धारा एक प्रकार का हीट ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म होता है। हीट मान लीजिए आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ऊष्मा है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके पास ऊष्मा नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपनी नीचे वाला जो भी पदार्थ है वो ऊपर जाएगा, ऊष्मा को ऊपर ले जाएगा, और जो भी ठंडे पदार्थ है वो नीचे आएंगे और नीचे ऊष्मा को ग्रहण करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप सबने क्या बनाई है, आप सबने चाय बनाई है। चाय के पतीले को जब आप गैस पे रखते हो, तो सबसे पहले जो पानी डाला जाता है उसमें, अगर जिनको चाय बनानी नहीं आती उनको बता देता हूँ, पहले चाय के पतीले को रखना है, फिर चाय के पतीले में पानी डाला जाता है। जब पानी आप डालोगे तो पहले वो पानी जल्दी गर्म होना शुरू होगा जो उस पतीले में सबसे नीचे है, वो जैसे जैसे गर्म होना शुरू होगा वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि गर्म चीज होती है वो होती है हल्की। तो ये जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये ऊपर आता जाएगा, और ऊपर वाला जो पानी है वो है ठंडा। ये जो ऊपर वाला पानी है ये अब कहाँ जाना शुरू करेगा, चूंकि ये भारी है नीचे जाना शुरू करेगा। इस प्रकार क्या हो रहा है, लगातार ऊष्मा का संचलन हो रहा है। इसे कहा जाता है संवहन। तो इसी प्रकार से बहुत सारी संवहन धाराएं कहाँ मिलेंगी आपको, पृथ्वी में देखने को मिलती है, और कहाँ देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा क्षोभ मंडल का दूसरा नाम है संवहनीय मंडल भी कहा जाता है।
इसकी लगभग जो औसत ऊंचाई है वो आप कह सकते हो 13 किलोमीटर, कई जगह 14 भी मिल जाएगा, कई जगह 15 भी मिल जाएगा, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है, और कहां पे सर्वाधिक देखने को मिलेगी, तो आपको पता है सर्वाधिक जो ऊंचाई वो आपको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा पे देखने को मिलेगी, जबकि ध्रुवों पे इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संस्तर में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% केंद्रित है। इसका मतलब ये कि ये मान लो, अभी मैं इसको मान लेता हूं कि ये 18 किलोमीटर तक हम लोग पहुंच गए। कहां से 18 किलोमीटर आ गए हो आप? सतह से 18 किलोमीटर आप पहुंच गए। वैसे हमको पता है कि करीब करीब 29,000 किलोमीटर तक हम लोग मानते हैं क्या है, वायुमंडल होगा, लेकिन 75% तक गैसों का जो द्रव्यमान है जो पूरे वायुमंडल में है उसका 75% केवल आपको कहां देखने को मिलेगा? केवल आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल में। यही कारण है कि क्षोभ मंडल में क्या होती है, बहुत सारे गतिविधियां होती है जिनके कारण विक्षोभ आता है। जैसे कौन सा मंडल भी हम लोग कह दोगे इसको? विक्षोभ मंडल। या मैं कहूँ मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती है उनमें बहुत महत्वपूर्ण किसका योगदान होता है? क्षोभ मंडल में। और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है, जो ऊष्मा का संचलन होता है, वो किस कारण होता है? वो होता है संवहन के कारण। तो इसे कौन सा मंडल भी कहा जाता है? संवहनीय मंडल भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है, आपको पता होने चाहिए क्षोभ मंडल के बारे में। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि सतह है, ये क्या है? ये मान लो सतह है। अच्छा, गरम जो भी चीज होगी वो कहां पे होगी? वो थोड़ा ऊपर होगी, और जो ठंडी चीज होगी वो नीचे होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सतह के बिल्कुल नजदीक कौन सी वायु होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ठंडी। और सतह के ऊपर कौन सी होनी चाहिए? सतह के ऊपर होनी चाहिए गरम। है ना भाई? आपने घर में रोशनदान देखे होंगे। रोशनदान कहाँ बनाए जाते हैं? कभी भी आपने ऐसा रोशनदान देखा है जो एकदम आपकी फर्श के बिल्कुल नजदीक बना दिया गया हो? रोशनदान जो भी होते हैं, रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं, या तो छत के बहुत पास में या अपनी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं थोड़ी। वो क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि कमरे की जो भी गर्म हवा है वो कहाँ से चली जाए बाहर? वो बाहर चली जाए रोशनदान से। और ठंडी हवा कमरे में चूंकि भारी होती है वो नीचे की ओर रहती है, फर्श के आसपास वो आपको देखने को मिलेगी। ये नॉर्मल कंडीशन है ना, ये आम जिंदगी है। अब मिनटॉस जिंदगी क्या होगी? मिनटॉस जिंदगी या जिसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, कभी कभी ये जो सतह है ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्या हो गई? ये बहुत ज्यादा ठंडी हो गई। अब सतह अगर ठंडी हो गई, मान लो सर्दी की रात है, सर्दी की रात लंबी रात होती है, लंबी रात में टेम्परेचर बहुत कम था, जिसके कारण सतह भी बहुत ज्यादा क्या हो गई? ठंडी हो गई। जब सतह बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो सतह के ऊपर जो वायु होगी, सतह के ऊपर जो भी वायु होगी वो भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पे वायु ठंडी है, लेकिन इसके ऊपर जो वायु है वो इसके मुकाबले कैसी है? वो इसके मुकाबले गर्म है। होना क्या चाहिए था? गर्म जो होनी चाहिए थी वो कहां पे होनी चाहिए थी? ठंडी वायु आपको कहां देखने को मिल रही है? सतह के पास देखने को मिल रही है। और गर्म वायु कहां देखने को मिल रही है? ऊपर देखने को मिल रही है। ये कब होता है? ये होता है जनरली रात के टाइम पे। और रात में भी कौन सी रात? सर्दियों की रात में ये कार्य होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। निचले क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना भी घटित होती है। यही बात जो हम बात कर रहे हैं कि ठंडी और गर्म जो वायु है वो कैसे चेंज हो जाए, उसको आप क्या कहोगे? तापीय प्रतिलोमता होती है। इसका अर्थ यह है कि कुछ परिस्थितियों में दशाओं में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। जनरली आप देखोगे जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तापमान क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तापमान उल्टा होने लग जाता है कि पहले नीचे ज्यादा ठंडा है और ऊपर जाओगे तो क्या होता जाएगा? गर्म होता जाएगा। अर्थात
अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा होती है। तो नीचे ठंडी हवा हो जाएगी, ऊपर गर्म हवा हो जाएगी। ऐसी स्थिति को क्या कहोगे? तापीय प्रतिलोमता। अभी इसमें डाउट मत करना, इसको हम बहुत अच्छे से आगे देखेंगे। इसके में हम लोग ये भी समझेंगे कि कोहरा जो होता है, जो फॉग होता है, ये आपने खेतों में देखा होगा, कभी-कभी पाला पड़ने लग जाता है, उसके पीछे ये टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय प्रतिलोमता इसका कारण होती है। अभी क्या होती है बहुत अच्छे से हम जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना सा समझ लो कि कई बार क्या होता है कि जैसे-जैसे हम सतह से ऊपर जाएंगे, तो तापमान में क्या होना शुरू हो जाता है? वृद्धि होना शुरू हो जाता है। मौसम तथा जलवायु से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? वो आपको क्षोभ मंडल के देखने को मिलेंगी, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। और इसीलिए क्षोभ मंडल में माना जा क्यों होती है? क्योंकि क्षोभ मंडल में गैसों का कितना प्रतिशत द्रव्यमान मौजूद है? करीब-करीब 75% द्रव्यमान मौजूद है। इसके बाद जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये डायग्राम। ये डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आपको देखो ध्यान से। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तापमान, जिसको टेम्परेचर बताया जा रहा है, और यहाँ पे एल्टीट्यूड मतलब जिसको ऊंचाई बताया जा रहा है। सतह के बिल्कुल नजदीक अगर आप देखोगे, ये है 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर मतलब ये सतह के बिल्कुल नजदीक है। सतह के नजदीक तापमान ज्यादा देखने को मिला आपको, करीब 20 डिग्री के पास। लेकिन जैसे सतह से ऊपर जाते जा रहे हो, जैसे सतह से कहां जाते जा रहे हो? ऊपर जाते जा रहे हो। ऊपर मतलब 0 से लेके 10 किलोमीटर तक आप पहुंच गए। सतह से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, तापमान में आप देखो, पहले 20 था, फिर हुआ 0, -20, -40, -60, -60 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, उससे मैं ऊपर अगर जाऊंगा, उससे कहा जाऊंगा, ऊपर अगर जाऊंगा, और कितनी ऊंचाई पे मुझे जाना है? आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कितनी ऊंचाई पे पहुंचे? करीब 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पहुंचे हैं। तो मैं अगर 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जाऊंगा, तो क्या होगा? यहाँ पे तापमान जो होगा, तापमान वो क्या होगा? वो कम होता जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे क्या बढ़ेगी? ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी या जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, और ज्योग्राफी में हम लोग हाइट काम में नहीं लेते हैं, ज्योग्राफी में एक अच्छा शब्द है इसके लिए, एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, क्षोभ मंडल की बात हो रही है ना, तापमान में क्या होगी? लगातार गिरावट होती जाएगी। इसका आप बहुत अच्छे से इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हो। मान लो गर्मियों की छुट्टियां, गर्मियों का समय, मान लो मई जून का समय, कहाँ पे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलती है? भाई टूरिस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? राजस्थान में टूरिस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, या जम्मू कश्मीर में आपको टूरिस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे? तो बहुत ही सामान्यतः सी बात है कि गर्मियों की छुट्टी में भारत के लोग भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो ऊंचाई पे स्थित है। ऊंचाई पे स्थित है, इसका मतलब ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तापमान क्या होगा? कम हो रहा है। तो वहां पे कौन सा इलाका है? वो ठंडा इलाका है। तो गर्मी से बचने के लिए लोग कहाँ चले जाते हैं? हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये ग्राफ होता है इसका। ये क्या हो रहा है? तापमान लगातार क्या हो रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको इस ग्राफ से समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे गौर से अगर देखोगे, अगर मैं सिर्फ अभी क्षोभ मंडल की बात करूं, तो जैसे ही 10 किलोमीटर के बाद से हम लोग ऊपर जाना शुरू करें, 10 से ऊपर जब जाना शुरू करें, और कहां तक, जब तक क्या शुरू नहीं हो जाए? स्ट्रेटोस्फीयर शुरू ना हो जाए, समताप मंडल जब तक शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तापमान में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तापमान यहाँ पे तो लगातार क्या हो रहा था? लगातार कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तापमान क्या हो गया? स्थिर हो गया है। तापमान कुछ ऐसा हो गया कि तापमान चल रहा था, अचानक से आपने उसको क्या कर दिया? पॉज कर दिया। क्या कर दिया? पॉज कर दिया। तापमान में रुकावट आ गई है। ये जो है, इसके नीचे कौन सा मंडल है? आपको पता है, क्षोभ मंडल है। इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और जहां पे तापमान में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तापमान पॉज हो चुका है, इसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी,
क्या होगा, तापमान कम होता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन हाइट करीब 10 किलोमीटर के आसपास जब आप पहुंच गए, उसके बाद अगर आप क्या बढ़ाओगे, उसके बाद अगर आप हाइट बढ़ाओगे, उसके बाद एल्टीट्यूड बढ़ाओगे, उसके बाद ऊंचाई बढ़ाओगे, तो तापमान में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। और जहां पे तापमान में गिरावट या तापमान में मैं कहूं कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, उसको आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे वहां पे तापमान क्या हो गया, पॉज हो गया है। कहां पे हुआ है, इसके नीचे कौन सा मंडल है, इसके नीचे ट्रोपोस्फेयर है, इसके नीचे क्षोभ मंडल है, तो इसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज, या इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा। मतलब इसके बाद क्या है, ये सीमा है। मतलब आप देखोगे कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में एक ऐसा जोन होता है जो ना तो भारत को बिलोंग करता ना पाकिस्तान को बिलोंग करता है, जीरो मैन, वहां पे कोई आदमी भी नहीं जा सकता है ना, इस तरीके का आपको बॉर्डर में देखने को मिलेगा। मान लो ये है हमारा और आपका प्यारा भारत, और ये है भारत का सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान। ये इंडिया की बॉर्डर है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है। अब ये वाला जो इलाका है, नो मैन जोन जिसको कहा जाता है, यहाँ पे कोई ना तो भारत की तरफ से आता है ना पाकिस्तान की तरफ से कोई आता है। तो मान लो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, ऊंचाई पे जा रहे हो, तापमान क्या होता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी क्या आ गई, सीमा आ गई, ये है वो सीमा। तो ये है क्षोभ मंडल, ये है आपका क्षोभ मंडल, और यह है आपकी क्षोभ सीमा। और एक सीमा के बाद दूसरा देश शुरू हो गया, दूसरा मंडल शुरू हो गया, जिसका नाम क्या है, समताप मंडल। तो अब इस भारत पाकिस्तान को हटा देते हैं। अब आप शायद आसानी से इस चीज को समझ पाए होंगे कि क्या बात थी, क्यों हमने इसको सीमा कहा। क्षोभ सीमा है ना, वो वाली सीमा नहीं जो आपको याद आ रही है, ये दूसरी सीमा है जिसको हम बाउंड्री कहते हैं ना। यहाँ पे तापमान में कोई वृद्धि, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता, तापमान ऐसा लगता है क्या हो गया, पॉज हो गया। तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपो पॉज। नीचे इसके आपको देखने को मिलेगा ट्रोपो स्फेयर, और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटो स्फेयर। अच्छा, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि साहब क्षोभ मंडल है जो ट्रोपोस्फेयर है, वहां पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होता जाएगा, और एक सर्टेन हाइट सर्टेन एल्टीट्यूड के बाद तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, उस क्षेत्र को हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। अच्छा, आप अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे तो एक दर के साथ, एक किसके साथ, दर के साथ, एक रेट के साथ इस तापमान में बदलाव हो रहा है, ऊंचाई के साथ इस तापमान में बदलाव हो रहा है। तो जिस दर के साथ या जिस रेट के साथ तापमान में बदलाव हो रहा है, कहां पे, ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में, इसे कहा जाता है, इसे आप लोग कहते हो सामान्य सामान्य पतन दर। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट वो रेट है या सामान्य पतन दर वो दर है जिसमें क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, अब ये कितनी होती है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है सामान्य पतन दर, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। प्रत्येक मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर इस दर से, ये प्रत्येक मंडल की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो अगर प्रत्येक मंडल में आप 165 मीटर, ये औसत बताया जा रहा है आपको, है ना, 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। तापमान की गिरावट की इस दर को तापमान की सामान्य पतन दर कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में यह कभी निम्नलिखित कारणों से होता है, अभी कारण हमको नहीं देखना, आपको ये पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल में क्या होगा। आप जैसे जैसे 1 किलोमीटर अगर आप चले गए तो कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, सतह पे मान लो करीब
20 डिग्री टेम्परेचर था। सतह से आप 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, और जब 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो तापमान में औसतन ये माना जाता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 20 था, यहाँ पे अगर 20 था तो 1 किलोमीटर बाद कितना होगा, इसमें से 6.5 घटा दूं तो ये बचा 5, 19 में से 6 गए 13, तो यहाँ पे होगा 13.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर मैं यहां से फिर 1 किलोमीटर और ऊपर चला जाता हूं, तो अब क्या होगा, अब इस 13.5 में से 6.5 और कम कर दो तो कितना होगा, 13 में से 6 गए 7 डिग्री सेल्सियस। फिर और ऊपर जाऊंगा तो तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इनको अगर आप मिलाते चाहोगे तो आप देख रहे हो एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, आया ना। तो इस ग्राफ का अगर आप स्लोप देख रहे हो तो धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आया ना। तो ये जो आपको दर देखने को मिलती है इसी को आप कौन सी दर कहते हो, सामान्य पतन दर। और ये कितनी है, यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट ये है 6.5 पर किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। या इसको ऐसे भी माना जाता है कि 165 मीटर पर 1 डिग्री हो जाता है, ये इसको आप ऐसे मान लो, ये ज्यादा आसान होगा आपके लिए कि 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा कब, जैसे जैसे 1 किलोमीटर आप ऊपर जाते जाओगे। अब ये क्यों होता है भाई, ये तापमान कम क्यों हो रहा है या तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा, इसका रीजन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि क्षोभ मंडल में जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है या सामान्य पतन दर होती है वो कितनी होती है, तो पता होना चाहिए कि 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है हर 1 किलोमीटर पे। वो क्यों होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल में ये सब चीजें हो रही हैं। बहुत ये जो ग्राफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसमें मैं 5 स्टार भी लगा दूं तो भी कम होगा, है ना। यहाँ से बहुत सारे सवाल यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे और मुख्य परीक्षा में तो यूपीएससी लगातार यहाँ से सवाल पूछती है। इवन जो वैकल्पिक विषय भूगोल जो ऑप्शनल है वहां पे भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग पूरे चैप्टर में आप देखोगे जब तक हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे हम लोग इन दरों के बारे में बहुत सारी बात करते हुए चलेंगे कि इस मंडल में आप देख रहे हो कि तापमान लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या क्या तो कारण है। और प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा या बढ़ेगा, या मैं कहूँ समताप मंडल में क्या होगा, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल में क्या होगा, मध्य मंडल के बाद ताप मंडल में क्या होगा, और बाह्य मंडल में क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल स्टेट पीसीएस भी खूब पूछती है और यूपीएससी भी खूब पूछती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ज्योग्राफी की। लेकिन ध्यान रखना कि 20 मई 20 मई लास्ट डेट है किसकी, फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने की। और यूज कर लेना कोड MB Live जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब आप समझ रहे हो 30,500 का कोर्स आपको मिल सकता है 18,999 रुपए में। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना है MB Live। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि 22 तारीख अगर आपको NCERT का बैच ज्वाइन करना है तो उसकी 22 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 4,000 रुपए। आपको 4,000 नहीं देनी, आपको कितनी देनी है 1,499। लेकिन कोड कौन सा यूज करना है, आपको कोड यूज करना है MB Live, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सामान्य पतन दर के बारे में और चर्चा करेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, इसके पीछे और क्या क्या कारण है। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तथा कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।